हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास चैप्टर होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर है, इसका नाम है भारत का पड़ोसी देश। और ये भी जानेंगे कितने मेरे पड़ोसी देश हैं, किस तरह का उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है। सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में, ठीक है। तो ये बताओ, भारत और भारत के पड़ोसी देश किस महादेश में है? महादेश कौन सा है? एशिया। दूसरा पॉइंट बताओ, भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो अगर हम टोटल अगर कहें तो टोटल कितनी है? 9। इसमें से 7 क्या है? स्थल से जुड़ा हुआ है। कितना है? स्थल से लगा देश लगा हुआ कितना है? 7। और समुद्री सीमा से लगा हुआ कितना है? समुद्री सीमा से लगा हुआ टोटल देश 2 है, यानी 2 है, ठीक है। तो अब ये पहले हम लोग को सातों देश के बारे में जानना है कि 7 देश कौन है जो स्थल से लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले मैप के द्वारा देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सारे देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। समुद्री सीमा से लगा हुआ देश, समुद्री सीमा से लगा हुआ देश भारत के सबसे नजदीक जो है वो है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और दूसरी कौन है? मालदीव। जो एक मालदीव कोई एक बहुत बड़ी लैंड की देश नहीं है जिस तरह ये श्रीलंका है। ये क्या है? ये द्वीप जो है, छोटे छोटे द्वीप मिल करके एक समूह बना हुआ है, उसको समूह को नाम दिया गया मालदीव। और उसका देश क्या है? ये पहले सारा देश कभी न कभी इंडिया का, चाइना छोड़ करके सारा देश कभी न कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ये सारा का सारा एक अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के बदलाव के साथ, शासकों में परिवर्तन के साथ, और भारत करीब इतनी टुकड़ों में बंट चुका है। लेकिन डोंट वरी, हम लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे सबको जोड़ने का। तब तक हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन सातों देशों में से सबसे बड़ा देश कौन है? ऑब्वियसली तुम लोग भी जानता होगा, चीन। दूसरा सबसे इसमें से छोटा देश, सबसे छोटा भूटान। सबसे ये बड़ा था। और समुद्री सीमा से लगा हुआ देश सबसे बड़ा श्रीलंका। और छोटा मालदीव। श्रीलंका का जो पोजीशन है भारत के किधर है? दक्षिण में है। भारत के दक्षिण में, जो मन्नार की खाड़ी से लगता है। स्थल से जो लगा हुआ है सारा मेरा देश है। इसके बारे में एक एक करके नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आता है इसमें क्या? बांग्लादेश। क्या आता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग पहले कॉपी निकालेगा और हेडिंग देगा बांग्लादेश, उसके बाद में उसके बारे में सारा पॉइंट से लिखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश का जन्म यूं ही नहीं हो गया ऐसे ही। पहले तो वो भारत का पार्ट था, बंगाल का एक हिस्सा था। उसके बाद क्या हुआ? ये 1947 में जैसे पश्चिम पाकिस्तान इससे अलग हुआ, जैसे धर्म के नाम पर जैसे इसको अलग किया गया, पाकिस्तान और भारत को। उस टाइम में पाकिस्तान का 2 पार्ट था। एक था पश्चिम में जो अभी पाकिस्तान है, और दूसरा था पूरब में जिसका नाम, जो अभी जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत के साथ इसकी बहुत ही गहरी संबंध है। भारत के साथ इसके बहुत ज़्यादा व्यापारिक रिश्ते भी हैं। चलो अब इसको ना हम इसके मैप के द्वारा जानेंगे, ठीक है, कि भारत का जो बांग्लादेश का जो मैप है वो किस किस देशों के साथ वो साझा करती है, इसकी सीमाएं किसके साथ साझा करते हैं। तो चलो हम पहले मैप देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और भी जानकारी आगे जुटाएंगे। अब हम लोगों ने मैप देख लिया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैप से पता चल रहा होगा कि ये बांग्लादेश, यहाँ क्या होता है, ज़्यादा पहाड़ी सीमाएं नहीं पड़ती है। क्या होती है? नहीं पड़ती है। और उसके बाद बांग्लादेश में नदियों की जाल बिछी हुई है। जैसे जैसे भारत से आती हुई एक नदी गंगा है, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा तीस्ता है। और ये सभी तीस्ता तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, ठीक है।
जो कि सिक्किम राज्य से होते हुए आता है और ये इसमें मिल जाता है। तो इसका बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा। क्या है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। और जब ये दोनों नदी फिर संगम बनाते हैं, जब एक जगह मिल जाती है, तो इसको अलग नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम है? क्या है? मेघना। ये यहाँ मतलब बाढ़ से संकट बनी हुई रहती है। इसकी आबादी भी बहुत हद तक लगभग डिपेंड करती है किस पर? कृषि कार्यों पर। सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो क्या होती है? चावल। चावल की उपज यहाँ बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि उसके लिए क्षेत्र है। और दूसरा है ज्यादा उपजने वाला जो कृषि का 75% भाग सिर्फ चावल की कृषि यहाँ होती है। यहाँ एक वैध महत्वपूर्ण और खास यूनिक एनिमल से पाया जाता है, जैसे इसको जाना जाता है रॉयल टाइगर्स के नाम से। दूसरा घड़ियाल है, कछुआ है, ये सारा का सारा जल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी निचली भाग जो है बेहद ही घना जंगल है। यहाँ इसकी डेल्टाई क्षेत्र बेहद ही घना है और दलदल भी है। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पड़ोसी देशों के मुल्कों के बारे में। और एक पॉइंट और। अब बताओ बांग्लादेश किस किस देशों के साथ ये बाउंड्री साझा करती है? तो पहला है भारत, और दूसरा म्यांमार। ये दो देश है जिसके साथ ये अपनी सीमा को साझा करती है। और एक तीसरा भाग है जो इस देश नहीं है, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमाएं लगती है। और ये दूसरे देशों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। किसके द्वारा? सागर के द्वारा। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तरफ। चलो दूसरे अपने पड़ोसी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार भारत के ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईस्ट में, यानी पूरब में। वहां भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां भी सैनिक तानाशाह है। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? जल्दी बताओ। नेपियाडो। क्या है? नेपियाडो। तो ये इसके पड़ोसी कितना हो गया? भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, और ये कोई देश नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके साथ जिस देशों के पास एक समुद्री सीमाएं लगती है। म्यांमार से लगा हुआ भारतीय राज्यों की सीमाएं किस किस से लगती है? एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। टोटल कितने राज्यों की संख्या सीमाएं लगती है? 4 राज्यों की। ठीक है, चलो तीसरा मेरा पड़ोसी मुल्क है, जो क्या है? चीन। मुल्क मतलब समझ रहे हो ना, वही देश। यानी कि चीन एक हमारे पड़ोसी में सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश। और इसकी पॉपुलेशन 1 नंबर में हुआ करती थी वर्ल्ड में, लेकिन अभी इंडिया इससे आगे है। मेरे पड़ोसी जितने भी है उसमें से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। प्लस इसके पास इकोनॉमिक क्षमता भी सबसे बड़ी है। मेरे पड़ोसियों में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावर कौन है? चीन। इसके साथ भारत का बेहद ही महत्वपूर्ण व्यापार संबंध भी है। और दोनों एक बहुत बड़ी जनसंख्या को कैरिंग करते हुए ये एक दूसरे के साथ क्या है? बहुत खास रिश्ता है। चीन का राजधानी पता होगा? बीजिंग। टोटल राज्यों की संख्या कितने हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हैं जिसकी सीमाएं किससे लगती है? मेरा चीन से। यानी कि अगर सीमा रेखा से भी देखी जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा जब कोई एक सेम अगर पावर का हो, सेम अगर पॉपुलेशन में सेम शक्ति हो, तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति भी ज़्यादा होती है। और जिसके साथ ज़्यादा सीमाएं लग रही है उसके साथ तो और ज़्यादा होती है। तो ये मेरे लिए भी एक बेहद खास और महत्वपूर्ण है पड़ोसी, क्योंकि अगर बोलते हैं अगर किसी का घर भेजना हो तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। उसके हर एक एक्टिविटी पर निगरान रखनी है, उसके हर एक दिन वो क्या खा रहा है, क्या सो रहा है,
कहाँ जा रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, वो सारा पहलू हम लोग को देखना जरूरी है। क्योंकि इसको हमको भी बीट करना है ना, इसको भी पीछे छोड़ना है और हम लोग को आगे निकलना है। जब तक उसका तोड़ नहीं निकालेंगे, वो कैसे क्या कर रहा है, कहाँ से के साथ मीट कर रहा है, किसके साथ क्या संबंध बनाए रखा है, वो सारा हम लोग को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि और भी देश है। अगला बढ़ते हैं चौथा देश की तरफ। नहीं है, इसका जिम्मेवारी किसके ऊपर है? भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार ही इसकी बाहरी चीज़ों को देखते हैं। आंतरिक चीज़ों पर खुद अपने लोग मतलब प्रजातांत्रिक शासन को बैठाए हुए हैं, लेकिन इसकी बाहरी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? भारत सरकार के ऊपर है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा देश जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इंडिया के 2 राज्यों के सीमा से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसकी राजधानी पढ़ते हैं, कहाँ है? थिम्पू। कहाँ पर है? थिम्पू है। और ये इसके अधिकतर भाग, इसकी पूरा स्थल जो है लगभग वो क्या है? पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ मतलब खेती लायक यहाँ बहुत ही कम जमीन है। ये 3 राज्य है जिसके साथ भूटान क्या करती है? सीमा साझा करती है। 3 राज्य नहीं है बल्कि 1 राज्य और है, नाम है असम। ठीक है, भूटान की आर्थिक जो है वो है 1 नंबर पे कृषि है। कृषि वहाँ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन उस देश, इतना छोटा देश है तो उसके तुलना में वहाँ कृषि को ही मतलब माना जाता है। दूसरा है पशुपालन, अभी जो फसल है वो मॉनसून पर डिपेंड करती है। और इसकी जलवायु भी लगभग सेम ही है क्योंकि ये भारत, तो ये चारों बगल इसका भारत ही है। ठीक है, आगे आप दूसरे देशों की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, नाम है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू, जो कि बागमती नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। इसकी सीमाएं भारत के राज्यों से घिरी हुई है। भारत को छोड़ करके दूसरे देश चीनी है जिसके साथ भी सीमाएं साझा करती है। इसकी अधिकतर सीमा भारत के साथ ही लगती है और ये इसकी भी आर्थिक इकोनॉमिक्स जो है ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ लैंडलॉक एरिया है। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, तो इसकी भी अधिकतर व्यापार किससे हो पाती है? इंडिया पर ही निर्भर है। इसका ये तो मतलब कोई इसके साथ कोई समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है नहीं कि दूसरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है। इसको अगर समुद्र के साथ है, अगर किसी दूसरे देशों के साथ अगर संबंध बनाने के साथ उसके साथ अगर व्यापार भी करनी है तो इसको भारत का मदद लेना होगा। इसके भारत के जमीन को प्रयोग करना होगा, भारत की सड़कों को यूज करना होगा। ठीक है, तो ये इस मायने से भी नेपाल जो है मेरे लिए बहुत खास महत्वपूर्ण है और ये कभी भी भारत से रहने की कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि इसकी पूरी आर्थिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक जो संसाधन है वो पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर? भारत के ऊपर। इजी मार्ग नहीं है कि वो चाइना के साथ वो कॉम्बिनेशन बना सके, उसके साथ वो व्यापार संबंध को और बढ़ा सके। लेकिन इंडिया के साथ क्या है? बहुत ही आसानी है, क्योंकि यहाँ नेपाल के दक्षिणी भाग में ही सिर्फ खेती हो पाती है और दक्षिणी भाग जो बिहार से लगा हुआ ये मैदानी क्षेत्र पड़ती है। इसके साथ सीमाएं साझा करना, उसके व्यापार को बढ़ाना, उसके साथ आदमी का आना जाना और वस्तुओं का आदान प्रदान करना बेहद ही खास है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि नेपाल का सीमाएं कौन कौन से भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है, ये जो 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश के नेपाल के साथ क्या करते हैं? सीमाएं साझा करती है। और प्राचीन भारत में ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान थी क्योंकि यहाँ जनकपुर जो स्थित है नेपाल में, अयोध्या यूपी में, यानी कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये प्राचीन काल में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण संबंध इसके साथ मेरा हुआ करता था। ठीक है, तो चलो आगे 6ठा मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, जो कि भारतीय सीमा के साथ वो बहुत ज़्यादा तो लैंड स्थल उसका भाग नहीं लगता है और वो अभी सक्रिय नहीं है, क्योंकि जो भाग अफगानिस्तान का जो सीमा है भारत के साथ साझा होते हैं लद्दाख की, वो क्या है? वो अभी पीओके में आता है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, यानी इसकी जो सीमा है भारतीय कौन से राज्य के साथ लगती है? लद्दाख के साथ। और ये अभी किसके कंट्रोल में है?
POK की जो सीमाएं है वो सिर्फ लद्दाख राज्य की अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, लेकिन ये एरिया POK में होने के कारण ये क्या करता है, भारत का डायरेक्ट उससे कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। ये एरिया पाकिस्तान के कब्जा में होने के कारण क्या होता है कि भारत की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हम लोग अफगानिस्तान से नहीं हो पाती है, जिसकी मदद से लेकिन हम लोग इससे कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग ईरान के रास्ते से, जैसे भारत से समुद्री रास्ते अगर अरब सागर ले लिए, अरब सागर से ईरान, ईरान से हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान, क्योंकि बीच में पता है कौन सा देश यहाँ आने वाला है, यहाँ कौन सा देश है पता ही है, जो हम लोग को हमेशा ही इसके साथ कनेक्टिविटी करने में क्या करता है, बाधा पैदा करता है, रोड़ा पैदा करता है ना। तो अफगानिस्तान मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में भारत को अगर अपने परचम दिखाने हैं, अगर अपनी और देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने हैं, उसके साथ और मजबूती लानी है, व्यापार में इसके दायरा को बढ़ाना है, तो क्या करना है, मेरे लिए अफगानिस्तान बेहद ही खास महत्वपूर्ण देश हो जाता है। और भारत सरकार ने काफ़ी हद तक यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट भी करी है यहाँ पर बहुत, यानी अगर कहे तो जब तक ये अफगानिस्तान में जब तक लोकतंत्र था, अफगानिस्तान का संसद ये भारत ने बनवाया है, यहाँ की बहुत सारी मशहूर डैम जो है, वहाँ के विद्युत परियोजनाएं जो है वो भारत ने बनवाई है। लेकिन अभी यहाँ लोकतंत्र खत्म होकर के यहाँ इस्लामिक शासन, इस्लामिक संगठन जो तालिबान नाम था उसके अभी ये कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन फिर भी तालिबानों के साथ भी मेरा संबंध अभी खराब नहीं है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी सही है, मेरी जो यहाँ लागत है, मेरी जो संबंध थी भले ही कुछ डिस्टर्ब हुई है, लेकिन भविष्य में वो एक बेहतर राह पर जाएगी और मेरा कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट की एशिया के देशों के साथ बेहतर होगी, ठीक है। तो अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, काबुल। 7वां देश है जो है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, कौन है, सारा समझ रहा है कि देश का नाम बोलना होगा। देखते हैं भारत का 7वां पड़ोसी मुल्क जो स्थलीय सीमा से लगती है वो कौन है, पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। इसकी राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नगर और जो बेहद ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक दृष्टि से है वह कराची, और सब 15 अगस्त को यानी 15 अगस्त 1947 उसके एक दिन पहले इसको आज़ादी मिली थी। किससे, सबसे पहले तो हम लोगों ने तो आज़ादी पाई थी किससे, ब्रिटेन से, और इन लोगों ने किससे पाई, भारत से। तो जब पाकिस्तान का जब उदय हुआ, जब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक था पूर्वी और एक था पश्चिमी। पूर्वी भाग जो अभी इसके हाथों से निकल चुका है, ये बन चुका है क्या, बांग्लादेश। इसको बांग्लादेश पढ़ लिए हैं, जो कि अब इसके हाथों में नहीं है, इससे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दूसरी भाग है पश्चिमी भाग, जो जिसको भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। और एशिया में, दक्षिणी एशिया में सबसे अशांत देश, सबसे जो गरीब कंगाल जो है वो कौन है, यही है। क्यों, क्योंकि इसकी फितरत में ही नहीं सिखाया गया है कि किसके साथ, पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध बनाए जाना चाहिए। इसका धर्म, इसके ऊपर जिहादी का इतना बड़ा पर्दा लगा हुआ है कि ये पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये किसी से दोस्ती एक्सेप्ट करता ही नहीं है, इसको दोस्ती नहीं पचती है ना, क्योंकि जिसके साथ इसको अच्छे से व्यापारिक संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे क्या होगा, इसके आगे और भी अपने देश को आगे, मुल्क को आगे ले जाए। ये नहीं, इसको ये नहीं करना है। इसको ये भारत के नज़रों में इतनी गिर चुकी है कि इसको अपना ये कंपटीटर मानता ही नहीं है। भारत पहले हुआ करता था भारत पाकिस्तान, भारत ये करेगा तो पाकिस्तान भी वो करेगा, पाकिस्तान वो करेगा तो भारत भी ये करेगा। लेकिन अब भारत इससे कहीं आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान का तो वहाँ दूर दूर तक कोई उसकी पहचान नहीं है। ध्यान से सुनो, इसकी भौगोलिक जो आर्थिक स्थिति जो डिपेंड करते हैं वो सारा ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं कृषि पर। किसके ऊपर, कृषि के ऊपर। ये इसके पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी ये सारी
वस्तुएं क्या करती है, आयात करती है। क्या करती है, आयात। दूसरे यानी दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है। मशीनरी का कोई भी सामान, एक नट भी ये नहीं बनाती है। या तो बाइक है, ट्रैक्टर्स जो खेत जोतने लायक जो थी होता है वो मशीनरी होता है, वो भी ये उसकी बनाने की क्षमता इसके पास नहीं है। यानी मशीनरी का सारा सिस्टम ये क्या करता है, आयात करता है। और ये निर्यात क्या कर सकता है, बस चमड़ा है, सूखा फल है, और अपनी जमीन के अंदर दबी हुई खनिज संसाधन ये क्या करते हैं, निर्यात करने का कार्य करते हैं। और भी छोटी छोटी चीजें, वस्तुएं हैं जो कि ये क्या करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो जिसके पास नहीं है, वो मशीनरी का एक भी चीज इसके पास नहीं है। प्लस अभी तो खाने के सामान भी उसको उसके पास उपलब्ध उतने नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ खेती करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी का देन है। यानी सिंधु नदी की जाल इतनी भयानक यहाँ बिछी हुई है कि अगर ये अच्छी से इसको यूटिलाइज करें, अच्छे से वहाँ खेती की जाए, तो उसको अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान को उतना आता कहाँ है, उसको कौन सिखाए, क्या उसको कौन सिखाए कि धान की खेती कैसे की जाती है, गेहूं का उपजाऊ कैसे की जाती है। चलो अब इसको देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करती है। ठीक है, तो पहला हम लोग गिनते चले जाते हैं। ये राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसका एक भाग लगता है क्या, अरब सागर। इससे अरब सागर से, इसी के बलबूते ये क्या होता है, दूसरों के देशों ये कनेक्टिविटी स्थापित कर पाती है और अपने आप को क्या बताता है, आई एम द पावर ऑफ। तो चलो ये 7 देश हो गए जो मेरे क्या है, पड़ोसी मुल्क है और मेरे स्थलीय सीमा से लगते हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी साझा किया आप लोगों के साथ। अब 2 देश बच गया है क्या, जो समुद्री सीमाएं से लगती है, और वो भारत के दक्षिणतम बिंदु में है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आगे बता देंगे। तब तक के लिए बाय।